Hi, this is Dr. Hina Makasare, working as a senior physiotherapist at Sayadri Hospital, Deccan. I have specialized in cardiorespiratory system. Today we are going to talk about COVID, rising cases of COVID. हम आज देख रहे हैं कि महाराष्ट्र पुणे में लीडिंग केसेस देखे जा रहे हैं कोविड के। और आज हम देख रहे हैं कि पुणे में शॉर्टेज हो रहा है कि पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते, पेशेंट्स को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको मिनिमल लंग इन्वॉल्वमेंट है और जो होम क्वारंटाइंड है, जिनको बहुत सारी खांसी देखी जाती है, ब्रेथलेसनेस है, जिनके सैचुरेशन 90 to 95 के बीच में रह रहे हैं। डरो मत, अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जिनके द्वारा हम सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, ब्रेथलेसनेस कम कर सकते हैं, खांसी भी कम होती है। बट प्लीज़ डू दीज एक्सरसाइजेस विच आर शोन इन द वीडियो अहेड। आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ कि एक्सरसाइजेस करने से पहले हमारा लंग का स्ट्रक्चर जो है ये आप पहले समझ लें। लंग्स जो है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में रहते हैं। ट्रायंगल एक लेफ्ट साइड में ट्रायंगल रहता है, एक राइट साइड में ट्रायंगल रहता है। 3D स्ट्रक्चर होता है। अपर, मिडिल, लोअर पार्ट्स में अपना लंग 3D स्ट्रक्चर में रिब्स के अंदर फिट किया हुआ होता है। सबसे बड़ा पार्ट जो है लंग्स का वो पीछे की तरफ होता है, पीछे के हिस्से में होता है। और लंग्स का अपर और मिडिल पार्ट ये आगे और बीच में की तरफ होता है। बट सबसे ज़्यादा फूलने ट्रायंगल का सबसे बड़ा पार्ट ये जो है ये नीचे की तरफ है, तो उसको फुलाने का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप नीचे का हिस्सा, लंग्स के नीचे का हिस्सा जो सबसे बड़ा है वो फुलाते हो तो आपका सैचुरेशन धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। और हम लोग जब होम क्वारंटाइन रहते हैं, वीकनेस के कारण हम लोग बेड पे ही रहते हैं। होम क्वारंटाइन में हम एक रूम में होते हैं तो हमारा रोज जैसा चलना फिरना नहीं होता है। इसीलिए एक कारण है कि कोविड के वजह से जो लंग डैमेज होता है वो हो चुका। बट दूसरा कारण है कि हम बेड पे लेटे रहते हैं और बेड पे लेट के सीधा ही लेटे रहते हैं, तो लंग्स का जो पीछे का हिस्सा है वो फूलने के लिए जगह एक तो लंग्स को मिलती नहीं है और वो ना फूलने के कारण भी सैचुरेशन ड्रॉप होता है। पर हमें ये ध्यान में रखना है कि लंग्स का जो सबसे बड़ा ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये नीचे वाला, ये हमारे बॉडी में पीछे की तरफ सिचुएटेड रहता है। तो हम अगर सीधा सोते हैं तो वो दबता है। मेरे जैसे या किसी और जैसे नॉर्मल इंसान जो चलता फिरता है तो ये हिस्सा फूलता है क्योंकि उसको जगह मिलती है। क्वारंटाइन जब होते हो तो एक ही जगह पे, वीकनेस के वजह से एक ही जगह पे लेट के वो वाला हिस्सा जब फूलना कम होता है तब डिसैचुरेशन देखा जाता है, जैसे कि फिर सैचुरेशन 93, 92 में ड्रॉप होता है। पर हमें अगर ये हिस्सा फुलाना है तो जब भी हम रेस्ट करते हैं तो उल्टे पोजीशन में सोना है, पेट पे सोना है, ताकि लंग्स का पीछे का हिस्सा फूलना चालू होता है। लंग्स का जो पीछे का हिस्सा है वो सबसे बड़ा रहता है। अगर हम ऐसे सोते हैं, दोनों हाथ साइड में प्लेस करके, गर्दन एक तरफ ताकि ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है, पैर पेट की तरफ लेना है ताकि पेट पे प्रेशर नहीं आए, और लंग्स का जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पे जो प्लेस्ड है वो सबसे बड़ा है, उसको फूलने के लिए जगह मिलती है। तो कम से कम दिन में 3 से 6 घंटा ऐसे पोजीशन में सोना है, दोपहर में 2 घंटा, रात में 3 से 4 घंटा ऐसा उल्टा पेट पे सोना बहुत नेसेसरी है। जब ये लंग्स का पीछे वाला हिस्सा फूलना चालू होगा तब ब्रेथलेसनेस, खांसी और डिसैचुरेशन ये भी कम देखा जाएगा। डिसैचुरेशन एज इन धीरे धीरे सैचुरेशन बढ़ेगा। रेस्पिरेटरी जो आपको दम लग रहा है, डिस्निया जो है वो कम हो जाएगा, और इससे खांसी भी सप्रेस होती है। खांसी तब होती है जब डिस्निया बढ़ने लगता है या निमोनिया बढ़ने लगता है। जब आप ऐसे उल्टे पोजीशन में सोते हो तो खांसी सप्रेस होती है क्योंकि लंग्स फूलने लगते हैं। कोई पेशेंट्स को अगर पूरा उल्टा सोने में प्रॉब्लम है तो एक एक करवट पे सोना, एक एक करवट पे जब सोएंगे तो एक एक लंग्स का पीछे का हिस्सा फूलेगा। और सीधा कम से कम सोना जब आप घर पे हो, तभी होम क्वारंटाइन हो, और अगर आपका सैचुरेशन कम हो रहा हो 93, 94, तो एक एक करवट या उल्टा सोने में बहुत फ़ायदा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो पेशेंट्स होम क्वारंटाइन है, ये एक्सरसाइजेस उनके लिए बहुत हेल्पफुल है,
जिनके सैचुरेशन 90 to 95 के बीच में रह रहे हैं, do not panic at home but do these breathing exercises which will help you at home. If you cannot reach the hospital, do these exercises, this will help you. इनमें एक्सरसाइजेज में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि लंग्स के अलग अलग हिस्से कैसे फुलाने हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि लंग इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। अभी हम ट्रायंगल का एक एक हिस्सा फुलाने वाले हैं। ट्रायंगल, लेफ्ट साइड में एक ट्रायंगल है, राइट साइड में एक ट्रायंगल है। तो हमें ट्रायंगल का ऊपर का हिस्सा फुलाना है। ऊपर का हिस्सा फुलाने के लिए ऊपर के हिस्से के इधर हाथ रखना है। ये हाथ से कंप्रेशन, लंग्स के ऊपर कंप्रेस नहीं करना है। ये हाथ इसीलिए ऊपर रखना है कि हमने जहाँ पे हाथ रखा है वो हिस्सा फुलाना है। वो हाथ जब ऊपर आएगा मीन्स अपना लंग का ऊपर का हिस्सा फूल रहा है। एवरी एक्सरसाइज जो आप करेंगे, नाक से लंबी सांस लेके मुंह से फूंक मार के छोड़नी है। इनहेल मैक्सिमम ऑफ ऑक्सीजन, नाक से लंबा सांस, मुंह से फूंक मार के, चाय जैसी ठंडी करते हो वैसी फूंक मारनी है। गाल से इस तरह फूंक नहीं मारनी है, क्योंकि गाल से जब फूंक मारेंगे तो गाल के मसल स्ट्रांग होंगे। हमें लंग्स के मसल्स पे फोकस करना है। तो लंग्स फुलाने के लिए पूरा लंग्स के वॉल के अंदर से फूंक मारनी है। लंग्स का ऊपर का हिस्सा फुलाने के लिए ऊपरी भाग में हाथ रखना है। अभी लंबी सांस अंदर लेनी है, नाक से लंबी सांस, मुंह से फूंक मार के छोड़नी है। वेरी जेंटल ब्रीदिंग, बिल्कुल जोर जोर से सांस नहीं लेनी है। लंबी सांस अंदर, मुंह से फूंक मार के बाहर। जहां पे हाथ रखा है वो भाग फुलाना है। वापस एक बार, मुंह से फूंक मार के बाहर। ओके, ये हो गया लंग्स का ऊपरी हिस्सा फुलाना। अभी लंग का जो अपना जो ब्रीदिंग मसल है डायफ्राम, ये हमारा लंग फुलाने में हेल्प करता है। तो हमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करना है, डायफ्राम फुलाने की कोशिश करना है। डायफ्राम की जब मूवमेंट होगी तब सैचुरेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, लंग्स धीरे धीरे फूलना चालू हो जाएंगे। डायफ्राम इज सिचुएटेड हियर, पेट के थोड़ा ऊपर। पेट पे हाथ नहीं रखना है, पेट के थोड़ा ऊपर की तरफ हाथ रखना है यहाँ पे। अभी हमें ये भाग फुलाना है। लंबी सांस लेके मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल करना है नाक से और मुंह से फूंक मार के बाहर छोड़ना है। और एक बार। सो लंग्स का ऊपर का और बीच में का हिस्सा फुलाना हम सीख चुके हैं। अभी लंग्स का बड़ा वाला जो हिस्सा है जो पीछे की तरफ ज़्यादा होता है, तो लंग्स का पीछे का हिस्सा फुलाना है। हाथ ऐसा प्लेस करना है, अंगूठा रिब केज के ऊपर होना चाहिए, तो लंग्स उसके अंदर सिचुएटेड रहते हैं, तो नीचे का हिस्सा फुलाने में हेल्प करेगा। हाथ नीचे के हिस्से की तरफ रखना है। अभी हाथ जहाँ पे प्लेस्ड है वहाँ से लंबी सांस अंदर नाक से लेनी है और मुंह से फूंक मार के छोड़नी है। और एक बार। ये बहुत ही बेसिक है कि लंग इज अ ट्रायंगल स्ट्रक्चर और हम लोग एक एक हिस्सा फुला रहे हैं, पर धीरे धीरे जब ये एक एक हिस्सा फूलना चालू होगा, ब्रेथलेसनेस कम होगा और सैचुरेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। ये जो हमने एक्सरसाइजेस किए हैं 3, लंग्स के ऊपर, बीच में और नीचे का हिस्सा फुलाने को, ये 10 के रेपिटेशंस में करना है। 10 बार ऊपर का हिस्सा फुलाना है, 10 बार बीच में का हिस्सा फुलाना है और 10 बार नीचे का हिस्सा फुलाना है। अगर ये करते वक्त अगर आपको दम लगता है या खांसी आती है तो रुक के भी कर सकते हो। 5 बार करो, 2 मिनट के लिए रुको और 5 बार फिर से करो। पर मिनिमम हर 3-3 घंटे में या दिन में 3 बार ये एक्सरसाइजेस होने चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है या आपका सैचुरेशन 93, 92 ऐसे ड्रॉप हो रहा है, तो डिस्निया रिलीविंग पोजीशन करके पोजीशंस है, तो उसमें का एक पोजीशन हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पे ऐसे बैठ के थोड़ा सा आगे झुकना है, एल्बो स्ट्रेट रखने हैं और मुंह से फूंक मार के सांस छोड़नी है। बिल्कुल नो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, इट हैज़ टू बी वेरी जेंटल।
चाय को जैसी फूंक मारते हो चाय ठंडी करने के लिए, वैसे ही एक्सरसाइज करना है। धीरे धीरे सांस मुंह से फूंक मार के बाहर छोड़ना है। स्ट्रेट बैठ के, एल्बो स्ट्रेट रख के, थोड़ा सा आगे झुक के सामने की तरफ, घुटने की तरफ फूंक मारना है। धीरे से छोटी सांस लेके मैक्सिमम एक्सलेशन करना है। इससे ब्रेथलेसनेस कम होगा और सैचुरेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। ये सब एक्सरसाइजेस के साथ साथ ही एक सबसे इम्पोर्टेंट बात या टिप मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोविड में जो पेशेंट्स इन्फेक्ट होते हैं, जो अफेक्ट होते हैं, जो कुछ होम क्वारंटाइन रहते हैं, कुछ हॉस्पिटल के बाद जो क्वारंटाइन रहते हैं, एक्सरसाइजेस जो हम कर रहे हैं, ये एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी होती है। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस एंड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। हम अभी देख रहे हैं कि कोई कोविड पेशेंट्स में डी डाइमर्स लेवल हाई होते हैं, फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हाई होते हैं, और HbA1c जो कि शुगर्स होते हैं ये भी हाई होते हैं। ऐसे कई आगे पीछे स्ट्रेस टेस्ट हाई होते हैं, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए ये सब लेवल्स हाई होते हैं। पर जब ये सब लेवल्स हाई होते हैं तभी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होम आइसोलेशन में या डिस्चार्ज के बाद ब्लड थिनर्स पे रहते हैं। जो पेशेंट ब्लड थिनर्स पे रहते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म ब्लड थिनर्स पे रहेंगे, कोई पेशेंट शॉर्ट टर्म ब्लड थिनर्स पे रहेंगे। यंग पेशेंट्स जो रहते हैं वो शॉर्ट टर्म ब्लड थिनर्स पे रहेंगे। पर जब आप ब्लड थिनर्स पे हो या आपके कोई भी लेवल्स हाई हो, तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करने हैं। मिनिमम 2 या 3 मंथ्स तक एक्सरसाइजेस करने हैं, but exercises which are prescribed by a qualified physiotherapist are to be done. Okay, so please take this into consideration. No high intensity exercises for minimal 2 to 3 months. High intensity exercises में जो हम देखते हैं जॉगिंग या रनिंग, ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस है। ये थोड़े दिन के लिए नहीं करने हैं। ब्रिस्क वॉकिंग भी नहीं करना है। नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हो गैप के साथ, 10 मिनट्स के साथ। ओके और प्राणायाम कर सकते हो, पर प्राणायाम में जैसे कि भस्त्रिका है कि जिसमें हाई इंटेंसिटी ब्रीदिंग होता है। ऐसे कई एक्सरसाइजेस में जहाँ पे हाई इंटेंसिटी की ब्रीदिंग होती है, वो थोड़े दिन के लिए हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम ये कर सकते हैं, पर जहाँ पे हाई इंटेंसिटी ब्रीदिंग है वो थोड़े दिन ही रिस्ट्रिक्ट करना है। वंस योर लेवल्स आर नॉर्मल, यू कैन स्टार्ट डूइंग दीज एक्सरसाइजेस अगेन। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। हम आपकी डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।